नमस्ते सभी डॉक्टर्स और मेडिकल स्टूडेंट्स का आज की इस एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, एक लीगल मेंटर के नाते मैं जानती हूँ कि आप लोग अपनी प्रैक्टिस में कितने बिजी रहते हैं, लेकिन आज हम जिस टॉपिक यानी MTP एक्ट यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट पर बात करने वाले हैं, वो सिर्फ आपकी परीक्षाओं के लिए ही नहीं बल्कि आपके पूरे करियर के लिए एक शील्ड की तरह काम करेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस बेहद अहम लीगल गाइड और क्विक रिविजन को शुरू करते हैं। तो आज के हमारे इस सेशन का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। हम MTP एक्ट के एवोल्यूशन, जेस्टेशन लिमिट्स, कंसेंट और प्रिवेसी के नियम, मेडिकल बोर्ड, टर्मिनेशन के तरीके और सुविधाओं और आखिर में सबसे जरूरी मैंडेटरी फॉर्म्स पर एक नजर डालेंगे। चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। भाग 1, MTP अधिनियम का विकास। आइए देखते हैं कि 1971 से लेकर 2021 तक इस कानून का सफर कैसा रहा है और इसका असली मकसद क्या है। तो कहानी शुरू होती है 1971 से, जब ये एक्ट पहली बार पास हुआ था। इसका मेन गोल था मैटरनल मोर्टेलिटी यानी मातृ मृत्यु दर को कम करना। फिर 2002 में अप्रूवल प्रोसेस को डिसेंट्रलाइज किया गया और 2003 में रूल्स और सर्टिफिकेशंस आए। लेकिन ध्यान दीजिएगा, एग्जाम के नजरिए से सबसे क्रूशियल साल है 2021। 2021 के मेजर अमेंडमेंट ने सच में गेम चेंज कर दिया। इसने महिलाओं के रिप्रोडक्टिव राइट्स और जेस्टेशन लिमिट्स को इतना बढ़ा दिया कि ये आपके एग्जाम का सबसे हॉट टॉपिक बन गया है। भाग 2, प्रमुख परिभाषाएं और गर्भधारण की सीमाएं। कानून की नज़र में कौन ये प्रोसीजर कर सकता है और उसकी टाइम लिमिट क्या है, चलिए समझते हैं। देखिए, कानून में RMP यानी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का मतलब सिर्फ कोई भी डॉक्टर होना नहीं है। लीगल ऑडिटर्स इसी पर सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं। RMP वो है जिसके पास मान्यता प्राप्त मेडिकल डिग्री हो और सबसे ज़रूरी बात, गायनेकोलॉजी या ऑब्स्टेट्रिक्स में बाकायदा ट्रेनिंग हो। सिर्फ वही MTP के लिए ऑथराइज्ड हैं। इसके अलावा 2 और डेफिनेशंस एकदम रट लीजिए। नाबालिग यानी 18 साल से कम उम्र की लड़की और मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति। इन दोनों ही केसेस में गार्डियन का रोल बहुत अहम हो जाता है। अब इस जानकारी पर जरा गौर फरमाइए, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और ज़रूरी है। अगर प्रेगनेंसी 20 हफ्ते तक की है तो सिर्फ एक RMP की राय काफ़ी है, लेकिन अगर मामला 20 से 24 हफ्ते के बीच का है तो आपको 2 RMP की ओपिनियन चाहिए ही चाहिए। और हाँ, ये 20 से 24 हफ्ते वाली छूट सबके लिए नहीं है। ये सिर्फ स्पेशल कैटेगरीज जैसे नाबालिग लड़कियां, रेप सर्वाइवर्स या आपदा प्रभावित महिलाओं के लिए ही लागू होती है। भाग 3, सहमति के नियम और गोपनीयता कानून। दोस्तों, अब हम जिस टॉपिक पर आ रहे हैं वहां एक छोटी सी गलती भी भारी लीगल पेनाल्टी लगा सकती है। क्लिनिक में हर दिन न जाने कितने कंफ्यूजन होते हैं, तो चलिए आज कुछ बहुत बड़े मिथक तोड़ते हैं। एज अ लीगल एक्सपर्ट मैं आपको साफ बता दूं, अगर महिला अडल्ट है तो सिर्फ और सिर्फ उसकी खुद की सहमति चाहिए। पति की सहमति बिल्कुल नहीं, कानून में इसकी कोई जगह नहीं है। और अगर महिला अनमैरिड है और कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर का केस है तो भी वो पूरी तरह से कवर्ड है। हाँ, जैसा कि हमने पहले बात की, अगर पेशेंट नाबालिग है या मेंटली इल है, सिर्फ तब आपको उनके गार्डियन की रिटन कंसेंट यानी लिखित सहमति लेनी होगी। और प्राइवेसी को लेकर तो कानून बहुत ही सख्त है। पेशेंट की पहचान छुपाना आपका सबसे बड़ा फर्ज है। 2021 के संशोधन के बाद तो नियम और भी कड़े हो गए हैं। ऑथराइज्ड लोगों को छोड़कर अगर आपने किसी के भी साथ पेशेंट की आइडेंटिटी या कोई भी जानकारी शेयर की तो समझ लीजिए लीगल एक्शन पक्का है। ये कॉन्फिडेंशियलिटी ही महिलाओं को बिना किसी डर के सेफ केयर लेने का हक देती है। भाग 4, मेडिकल बोर्ड और जटिल मामले। अब सवाल आता है कि अगर प्रेगनेंसी 24 हफ्ते से भी ज्यादा की हो तो क्या होगा। ऐसे कॉम्प्लेक्स केसेस के लिए स्टेट लेवल पर एक मेडिकल बोर्ड बनता है और एग्जामिनर्स को इस बोर्ड का कॉम्पोजिशन पूछना बहुत पसंद है। तो याद रखिए, इस बोर्ड में एक गायनेकोलॉजिस्ट, एक पीडियाट्रिशियन, एक रेडियोलॉजिस्ट या सोनोलॉजिस्ट और राज्य सरकार द्वारा अपॉइंट किए गए कुछ अन्य स्पेशलिस्ट का होना मस्ट है। ये सब मिलकर ही 24 हफ्ते के बाद कोई फैसला ले सकते हैं। चलिए इसे एक केस स्टडी से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक केस आता है जहां 24 हफ्ते के बाद फीटस में कोई बहुत सिवियर एब्नॉर्मैलिटी डायग्नोस होती है। आपका वर्क स्लो क्या होगा? सबसे पहले आप डायग्नोस करेंगे, फिर ये केस तुरंत मेडिकल बोर्ड को रेफर किया जाएगा। बोर्ड सारे क्लिनिकल रिकॉर्ड्स का इवैल्यूएशन करेगा और अल्टीमेटली अप्रूवल देना है या रिजेक्ट करना है, ये पावर सिर्फ और सिर्फ बोर्ड के हाथ में है। आप अपने दम पर कुछ नहीं कर सकते। भाग 5, समाप्ति के तरीके और स्वीकृत सुविधाएं। अब बात करते हैं कि सुरक्षित प्रोसीजर्स के लिए क्लिनिकल रिक्वायरमेंट्स क्या-क्या हैं। टर्मिनेशन के तरीके पूरी तरह से जेस्टेशन पीरियड पर डिपेंड करते हैं। अर्ली प्रेगनेंसी में आमतौर पे मेडिकल मेथड यूज होता है जिसमें मिफेप्रिस्टोन और मीसोप्रोस्टोल जैसी दवाइयां दी जाती हैं।
लेकिन अगर जेस्टेशन ज्यादा है तो सर्जिकल मेथड की तरफ जाना पड़ता है, जैसे वैक्यूम एस्पिरेशन या डायलेटेशन एंड इवैक्यूएशन। लेकिन एक बात एकदम क्लियर कर लीजिए, ये प्रोसीजर्स आप किसी भी रैंडम जगह पे नहीं कर सकते। ये पूरी तरह से इलीगल है। फैसिलिटी या तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होनी चाहिए या फिर एक अप्रूव्ड प्राइवेट सेंटर। और हाँ, इन अप्रूव्ड सेंटर्स में प्रॉपर सर्जिकल इक्विपमेंट और किसी भी कॉम्प्लिकेशन को हैंडल करने के लिए मैंडेटरी इमरजेंसी केयर फैसिलिटीज का होना लीगली आवश्यक है। भाग 6, अनिवार्य फॉर्म और अनुपालन। अब आते हैं उस हिस्से पर जो आपको किसी भी लीगल ऑडिट में बचाएगा, आपकी डॉक्यूमेंटेशन चेकलिस्ट। देखिए, कागजी कार्रवाई एकदम सटीक होनी चाहिए। फॉर्म सी पेशेंट की कंसेंट के लिए होता है। फॉर्म 1 वो डॉक्यूमेंट है जहां आरएमपी अपनी ओपिनियन और रीजन लिखता है। फॉर्म 2 आपका मंथली स्टेटमेंट है जो आपको अथॉरिटीज को भेजना होता है। और फॉर्म 3 है आपका एडमिशन रजिस्टर। और सबसे बड़ा थंब रूल, इन सभी एडमिशन रजिस्टर्स और कंसेंट फॉर्म्स को कानून में बताए गए एक तय समय तक संभाल कर रखना 100% मैंडेटरी है। इन्हें खोने का मतलब है सीधे तौर पर लीगल ट्रबल को दावत देना। तो चलिए, सेशन खत्म करने से पहले एक छोटा सा रैपिड रिवीजन क्विज हो जाए। फटाफट अपने दिमाग में जवाब सोचिए। नंबर 1, एमटीपी एक्ट का सबसे मेन अमेंडमेंट किस साल हुआ था? बिल्कुल सही, 2021। नंबर 2, क्या प्रोसीजर के लिए हस्बैंड की कंसेंट चाहिए? नो वे, कभी नहीं। और नंबर 3, स्पेशल कैटेगरीज के लिए मैक्सिमम लिमिट क्या है? एकदम सही, 24 हफ्ते। अगर आपने ये तीनों सही सोचे हैं तो आप पूरी तरह से तैयार हैं। तो दोस्तों, इस पूरे एक्सप्लेनर का बॉटम लाइन क्या है? एमटीपी एक्ट सिर्फ रूल्स और रेगुलेशंस का पुलिंदा नहीं है। ये असल में महिलाओं को अपने खुद के सुरक्षित और स्वतंत्र रिप्रोडक्टिव चॉइसेस लेने के लिए एम्पावर करता है। ये इंश्योर करता है कि उन्हें मैक्सिमम सेफ्टी मिले, उनकी प्राइवेसी बनी रहे और मैटरनल मोर्टेलिटी कम हो सके। एक डॉक्टर के तौर पर इन अधिकारों को हकीकत में बदलने की चाबी आपके ही हाथ में है। तो क्या इस जानकारी ने आपको कंप्लायंस के प्रति और भी कॉन्फिडेंट बना दिया है? मुझे पूरी उम्मीद है कि हाँ। सीखते रहिए और सुरक्षित प्रैक्टिस करते रहिए।